बीस फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। साल 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को मनाने का रेजोल्यूशन पास किया था। इस साल की थीम ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया से सामाजिक अन्याय को मिटाने के लिए प्रयास करने से है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से मतलब एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज से है जिसमें सामाजिक विषमताएं कम से कम हो, समाज में फैली तमाम भेदभाव वाली नीतियों को मिटाते हुए एक समानता वाले समाज की अवधारणा के मूल में सामाजिक न्याय ही काम करता है। सामाजिक न्याय वांछित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए एक टूल की तरह काम करता है। सामाजिक न्याय के मसले पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 को भी जानना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(1) के मुताबिक राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 38 भाग 2 के मुताबिक आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने 2 संगठन और एक व्यक्ति को आतंकवादी संगठन और आतंकवादी घोषित किया है। केंद्र सरकार की यह शक्ति यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 से मिलती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 को अगस्त 2019 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन से पहले तक केवल किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके अलावा हरविंदर सिंह संधू को आतंकवादी घोषित किया गया है। ये एक्ट आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात करता है। इस अधिनियम में 4 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का जिक्र है। दूसरी अनुसूची में उन संधियों का जिक्र किया गया है जिसके उल्लंघन पर संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तीसरी अनुसूची में नकली करेंसी से संबंध दिखाया गया है। वहीं चौथी अनुसूची में उन व्यक्तियों का जिक्र है जिसमें आतंकवादी घोषित किया गया है। एक्ट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के गठन की शक्ति भी सरकार को ही दी गई है। आपको बता दें कि आतंकवाद सामान्य अपराधों से अलग होता है। सामान्य अपराधों की वजह में अपराधी की जरूरत, बदला या कोई लालच काम कर रहा होता है। इसमें सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए आम जनमानस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसके विपरीत आतंकवाद में ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। आमतौर पर राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए सरकारों से अपनी शर्तें मनवाने के मकसद से आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। 19 फरवरी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का शुभारंभ किया है। छत्रपति शिवाजी का जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेर किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज पर उनके गुरु समर्थ रामदास का काफी प्रभाव था। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। शिवाजी के जीवन काल में पुरंदर की संधि बेहद महत्वपूर्ण है। यह संधि मुगलों की तरफ से सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले में 1674 में करवाया गया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। साल 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज के तिलक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। शिवाजी का प्रशासन 2 भागों में बटा था। एक भाग में जो सीधे मराठों के अधीन था उसे स्वराज कहते थे। वहीं दूसरा वह क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था लेकिन वहां चौथ की वसूली की जाती थी। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। एक लंबी तटरेखा के मालिकाने हक के बाद शिवाजी ने नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। उन्हें समझ आया कि एक मजबूत नौसेना ही समुद्र पर नियंत्रण दिला सकती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। वे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे।
49वें खजुराहो डांस फेस्टिवल की आज यानी 20 फरवरी से शुरुआत हो रही है। ये कार्यक्रम 26 फरवरी को समाप्त होगा। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट्स एकेडमी टूरिज्म डिपार्टमेंट ASI, वर्ल्ड डांस अलायंस और छतरपुर प्रशासन के द्वारा किया जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये अपने मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को चंदेल वंशी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। मंदिरों को नागर शैली में बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिरों में कामुकता का भाव बेहद सामान्य है। पश्चिमी समूह के मंदिर शिव सागर झील के तट पर स्थित हैं। ये मंदिर शैव और वैष्णव पंथ को समर्पित हैं। इनमें 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त या भरत जी का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रमुख हैं। लक्ष्मण मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी समूह के मंदिर में जैन और हिंदू मंदिर शामिल हैं। इनमें ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, घंटाई मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। दक्षिणी समूह में दुलादेव और जटाकारी मंदिर प्रमुख हैं। खजुराहो के मंदिर समूहों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में साल 1986 में शामिल किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें चंदेल वंशीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल हैं। इनमें हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर आते हैं। कूट के जरिए सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति का आयोजन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। TERI यानी टेरी पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक संस्था है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति का आयोजन TERI के द्वारा किया जाता है। TERI एक स्वतंत्र संस्था है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध केरल से है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी दूसरा कथन गलत है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन रखी गई है। इस दिन को दुनिया भर की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देने के लिहाज से मनाया जाता है। इस दिन को बांग्लादेश में भाषा आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 21 फरवरी यानी 21 फरवरी के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उर्दू के इम्पोजिशन के खिलाफ आंदोलन किया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश सांस्कृतिक और नृजातीय तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान से बेहद अलग था। पाकिस्तान के संविधान सभा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले धीरेन्द्र नाथ दत्त ने बांग्ला को संविधान सभा की एक भाषा के तौर पर दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था, चूंकि सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान ही था। 1952 में पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू ओनली की नीति के साथ कोई समझौता न करने की बात कही। इसके बाद 21 फरवरी को इसके विरोध में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 1971 में बांग्लादेश के बनने में मातृभाषा के लिए लड़ी गई लड़ाई की अहम भूमिका थी। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 1999 में इस दिन को मनाए जाने का निर्णय लिया, जिसे 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दे दी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2।
इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश देश का नेचुरल फ्रूट बाउल बनने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश द्वारा पक्के डिक्लेरेशन को अपनाए जाने की तारीफ भी की है। साल 2021 में अरुणाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से राज्य की जनता को बचाने के लिए पक्के डिक्लेरेशन को अपनाया था। ये किसी राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया अपनी तरह का पहला डिक्लेरेशन था, जिसमें पंचधारा यानी 5 पिलर्स की बात कही गई थी। इन 5 पिलर्स में पर्यावरण, सबके लिए स्वास्थ्य, सतत जीवन, आजीविका और अवसर के अलावा एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेशन एक्शन शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। इससे पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पर जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश 5 नदी घाटियों में विभाजित है। इनमें कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव प्रोसीडिंग को ट्रांसक्राइब करने का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शुरू किया गया है। सीजेआई के मुताबिक इसके जरिए संवैधानिक पीठ के निर्णय का स्थायी रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, जो कि लॉ कॉलेजेस, लॉयर्स और जजेस के लिए मददगार साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस की ट्रांसक्राइबिंग टेरेस नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को बेंगलुरु स्थित नेमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रांसक्राइबिंग न्यायपालिका द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से लिया गया दूसरा अहम निर्णय है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग का निर्णय ले चुका है। यूएसए की न्यायपालिका द्वारा जनता के लिए केस की प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्शन मुहैया कराई जाती है। हस्तलेखन या टाइपिंग के जरिए शब्दों को कागज या स्क्रीन पर उतारने और उन शब्दों को समझने योग्य बनाने का काम प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्राइबिंग और आउटपुट को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है। तेलंगाना की तेजा मिर्च की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब मांग है। ये मिर्च अपनी खाद्य और मेडिसिनल उपयोग के लिए जानी जाती है। इस मिर्च में पाया जाने वाला ओलियोरिसिन इसकी बढ़ती मांग के लिए जिम्मेदार है। तेलंगाना का खम्माम जिला इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका निर्यात चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन, बांग्लादेश और कई अन्य दक्षिणी एशियाई देशों को किया जाता है। इसे नेचुरल कलरिंग एजेंट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के बावजूद इस मिर्च को उगाने वाले किसान फायदे में नहीं हैं। किसानों के मुताबिक वही किसान निर्यात से लाभ उठा पा रहे हैं जो निवेश के जरिए मिर्च को कोल्ड स्टोरेज में रख पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, तेजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्के डिक्लेरेशन को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा सीमाओं की सुरक्षा के मकसद से अपनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें चंदेल वंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं, जिनमें हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर आते हैं। कूट के जरिए सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी कथन एक और दो सही है। तीसरा कथन गलत है, इसमें हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था।
विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 26 फरवरी से भारत की यात्रा पर आएंगे। ये डेनिश रॉयल फैमिली के 2 दशकों में भारत की पहली यात्रा है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स और ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस के ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी। भारत और डेनमार्क दोनों ही जीवंत लोकतंत्र के उदाहरण हैं। डेनमार्क हरित सोच के मामले में फ्रंट रनर है। दुनिया में सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय का गठन डेनमार्क में ही किया गया था। डेनमार्क की संसद को फोकेटिंग कहा जाता है। डेनिश एनर्जी सिस्टम में ग्रीन एनर्जी की अहम भूमिका है। डेनमार्क में 50% विद्युत का उत्पादन पवन और सौर ऊर्जा के जरिए किया जाता है। साल 2021 में डेनमार्क में स्कैंडिनेविया के सबसे बड़े विंड फार्म क्रिगरस फ्लैग का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि डेनमार्क उत्तरी यूरोप में नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में स्थित है। ये देश जुटलैंड प्रायद्वीप और तकरीबन 400 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। ये अपनी स्थलीय सीमा जर्मनी से साझा करता है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगुसु आसाकावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साथ ही 5 सालों में भारत की समावेशी और हरित समृद्धि के लिए 20 से 25 बिलियन डॉलर मुहैया कराने की बात कही है। एडीबी भारत के लिए एक नई CPS यानी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फाइनल कर रही है। वर्तमान में एडीबी में भारत के 64 प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है। एडीबी की स्थापना एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलयोंग सिटी में स्थित है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था। भारत एडीबी का सदस्य साल 1966 से है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB में 80 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प A। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ने BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। वे परमेश्वरम अय्यर का स्थान लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था को नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। डेमो यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। इसका गठन 18 सितंबर 2015 को हुआ था और इसका मकसद सरकार की योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों के लागू होने को मॉनिटर करना है। नेलरेड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये अपनी तरह का देश में इकलौता संस्थान है। आपको बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। भारत और गुयाना के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दोनों देशों के बीच आंतरिक प्रक्रिया के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि गुयाना में भारतीयों की ठीक ठाक मौजूदगी है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय गुयाना का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। यह समझौता दोनों देशों के बीच एयर ऑपरेशंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क मुहैया कराएगा। दोनों ही देश को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन यानी शिकागो के कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। आपको बता दें कि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। गुयाना दक्षिण अमेरिका में एकमात्र इंग्लिश बोलने वाला देश है। ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसे साल 1966 में ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी मिली। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है।
गुयेना ब्राजील, सूरीनाम और वेनेजुएला से सीमा साझा करता है। साथ ही ये अपनी जलीय सीमा त्रिनिदाद एवं टोबैगो और बारबाडोस से साझा करता है। गुयेना की तटरेखा उत्तर अटलांटिक महासागर से लगती है। गुयेना का मतलब होता है लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। यहाँ कई सारे वाटरफॉल्स की मौजूदगी भी है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुयेना अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय भारत में स्थित है। एडीबी में एशिया प्रशांत क्षेत्र से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। तेजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्के डिक्लेरेशन को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा सीमाओं की सुरक्षा के मकसद से अपनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। पक्के डिक्लेरेशन को जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से अपनाया गया था। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है। इस नई किस्म को HD 3385 नाम दिया गया है। ICAR ने इसे PPVFRA यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर किया है। PPVFRA के साथ रजिस्टर करने से ICAR की बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जा सकेगा। HD 3385 गर्मियों में भी अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के चलते फरवरी में भी गर्मियों का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके चलते गेहूं की उत्पादकता में कमी आ रही है। ICAR की ये किस्में इससे निपटने में मददगार साबित होंगी। आपको बता दें कि गेहूं दूसरी सबसे अहम अनाज फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में मुख्य खाद्य फसल है। गेहूं रबी की फसल है। इसे वृद्धि करने के लिए ठंडा मौसम और पकने के लिए चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसे 50 से 70 सेंटीमीटर सालाना वर्षा की जरूरत होती है। देश में गेहूं की पैदावार के दो प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी का क्षेत्र है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने 2023 में भारत द्वारा वैश्विक समृद्धि में 15% के योगदान की बात कही है। IMF के मुताबिक भारत की प्रोग्रेस सराहनीय है। 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 6.1% आंकी गई है। ये ग्रोथ रेट बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा तेज है। IMF के मुताबिक वैश्विक समृद्धि के लिए 2023 एक कठिन साल रहा है। हालांकि भारत को वैश्विक पटल पर एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने कोविड के बावजूद ग्रोथ में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की राजकोषीय नीति कोविड जैसी परिस्थितियों के प्रति जवाबदेह रही है। आपको बता दें कि IMF अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए काम करता है। IMF के 3 मुख्य मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, संपन्नता को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना। IMF अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा 3 कामों के जरिए देता है। इनमें पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैपेसिटी डेवलपमेंट शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रेडन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन किया था। इसका मकसद विश्व युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से फिर से विकसित करना था। इस सम्मेलन ने 2 संगठनों को जन्म दिया था, IMF और विश्व बैंक। लंबे वक्त से एक परंपरा के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव USA की सरकार तो IMF के अध्यक्ष का चुनाव यूरोपीय देश करते हैं। रूस ने USA के साथ की गई न्यू स्टार्ट संधि को निरस्त कर दिया है। यह रूस और USA के बीच अंतिम बड़ा मिलिट्री एग्रीमेंट था। रूस के मुताबिक USA संधि के प्रावधानों के तहत रूस की सैन्य सुविधाओं का परीक्षण करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर रूस की कूटनीतिक हार को USA अपना लक्ष्य बता रहा है।
स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है और इस संधि पर यूएसए और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच साल 1991 में हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि का मकसद न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल्स की संख्या पर कैप लगाना है। यह संधि साल 2009 में लैप्स हो गई थी। फिर इसे शॉर्ट यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी के जरिए रिप्लेस किया गया। शॉर्ट को ट्रीटी ऑफ मॉस्को के नाम से भी जाना जाता है। इसे न्यू स्टार्ट संधि के द्वारा रिप्लेस किया गया था। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन ऑफ मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच इस संधि को 2026 तक एक्सटेंड करने पर सहमति बनी थी। अब यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बड़ी तल्खी ने इस संधि को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? यह यूएसए और रूसी संधि के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सहयोग संधि है। यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सहयोग संधि है। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई संधि है। इसका सही जवाब है विकल्प ए। 1969 के बाद दिल्ली में तीसरी सबसे गर्म फरवरी दर्ज की गई है। IMD यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में जल्द गर्मी पहुंचने की वजह मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन सागर से उठने वाले ऐसे डिस्टर्बेंस हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। सर्दियों के मौसम में ऐसे 4 से 5 विक्षोभ 2 से 5 दिनों के लिए आते हैं। ये सर्दियों में स्नो और प्रिसिपिटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। लंबे समय से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की कमी उत्तर भारत में तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। पश्चिम से पूर्व दिशा में ट्रेवल करने के चलते इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में रबी की फसल में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा HD 3385 क्या है? गेहूं की एक किस्म, क्षुद्र ग्रह, चैटबॉट या नाइट विजिलेंस के लिए रक्षा उपकरण? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ तापमान में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर भारत में खरीफ की फसल में पश्चिमी विक्षोभ की अहम भूमिका है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की और उनके उत्तरों को समझने की। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुयेना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। गुयेना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न था, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय भारत में स्थित है। एडीबी में एशिया प्रशांत क्षेत्र से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। एडीबी में एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाहर के सदस्य भी शामिल होते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन लीव देने के लिए पॉलिसी बताने का जोर दिया है। दरअसल हाल ही में एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह इस दिशा में सरकार को आदेश दे। बहरहाल कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का रुख करें। कोर्ट का मानना है कि अगर इसके लिए कोई आदेश जारी कर दिया जाता है तो शायद उसका उल्टा असर भी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की छुट्टी के प्रावधान के चलते एम्प्लॉयर्स महिला कर्मचारियों को काम का मौका ही ना दें। इसलिए बेहतर होगा कि या तो एम्प्लॉयर्स ही इसे अपने स्तर पर लागू करें
या फिर सरकार इस पर कोई पॉलिसी बनाए। याचिका में बिहार और केरल के उदाहरण दिए गए हैं। भारत में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन लीव मुहैया कराते हैं। वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में इस तरह की छुट्टी व्यवस्था की गई है। याचिका में 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 14 का हवाला भी दिया गया था। इस धारा में प्रसूति संबंधी मामलों में जांच परख के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है जो इस कानून के पालन के लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र बना सकता है। शिकायत के तौर पर याचिकाकर्ता ने बताया है कि भारत में किसी भी सरकार ने इस तरह का अभी तक कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किया है जो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जांच करे। आपको बता दें कि 1961 का यही कानून गर्भवती महिलाओं को पेड लीव देने की व्यवस्था करता है। 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध के लिए जाना जाता है। इस दिन पर्शियन किंग नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। करनाल के युद्ध के बाद मोहम्मद शाह सत्ता में रहा, लेकिन मुगल साम्राज्य की ख्याति को काफी नुकसान पहुंचा। नादिर शाह अफरीदी वंश से ताल्लुक रखता था। नादिर शाह ने भारत की तरफ रुख 2 वजहों से किया था। पहला, उसे अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए धन की जरूरत थी। दूसरा, मुगल सल्तनत का कमजोर होना। उसने भारत की अकूत संपदा के बारे में सुना था। नादिर शाह मुगल सल्तनत की संपत्ति को लूटकर अपने साथ ले गया। साथ ही प्रसिद्ध तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। आपको बता दें कि ये युद्ध करनाल नामक स्थान पर हुआ था। इस वजह से इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहा जाता है। यह स्थान वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें किसान परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। योजना के तहत किसान परिवारों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की एक किश्त दी जाती है। योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और अवयस्क बच्चों को शामिल किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए लैंड होल्डिंग एकमात्र सोल क्राइटेरिया है। योजना की शुरुआत में 2 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग वाले किसानों तक ही योजना सीमित थी। बाद में योजना को रिवाइज करके सभी किसान परिवारों तक एक्सटेंड कर दिया गया है। योजना के तहत किसान परिवारों की ऐसी श्रेणियां भी हैं जो इस योजना का लाभ लेने की हकदार नहीं होंगी। इनमें सभी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स और ऐसे किसान परिवार जो इस किसी एक श्रेणी में से एक से अधिक से ताल्लुक रखते हैं। ये श्रेणियां इस प्रकार से हैं: संविधान पद पर वर्तमान या पूर्व में रहे धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन रुपए 10,000 या अधिक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर। पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, पेशेवर निकायों में शामिल लोग, मसलन पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य पीएससी और संबद्ध कार्यालय या सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर। डॉक्टर विवेक देबोराय द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट जारी की गई थी। विवेक देबोराय EACPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के अध्यक्ष हैं। ये रिपोर्ट IFC यानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार की गई है। ये रिपोर्ट का 2nd एडिशन है। इसमें शिक्षा में भाषा की भूमिका पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे जिस भाषा में सहज हों उन्हें उसी भाषा में शिक्षण मुहैया कराया जाना चाहिए। इससे लर्निंग में आसानी होती है और तेजी आती है। रिपोर्ट में निपुण भारत पहल को हाईलाइट किया गया है। निपुण से मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साल 2025 तक प्राथमिक स्कूलों में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से ही निपुण भारत पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें
कि EACPM एक स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन आर्थिक और उससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के मकसद से किया गया है। ये सरकार विशेष तौर से प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना, आदर्श किसानों को सम्मानित करना, किसानों को निःशुल्क उर्वरक मुहैया कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निपुण भारत कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक पहल है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए अब हम बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में HD 3385 क्या है? गेहूं की एक किस्म, क्षुद्र ग्रह, चैटबॉट, नाइट विजिलेंस के लिए रक्षा उपकरण। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी गेहूं की एक किस्म। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ तापमान में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर भारत में खरीफ की फसल में पश्चिमी विक्षोभ की अहम भूमिका है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। उत्तर भारत में रबी की फसल में पश्चिमी विक्षोभ की अहम भूमिका है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।